बताओ पहले का आंसर क्या है? टीआरपी कितना है? दूसरे का टीआरपी? और तीसरे का? सबका मैच हुआ गेम? पक्का? सबका मैच हुआ? चलो टीआरपी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में बोनस एलिमेंट कितना है राइट शेयर्स का? किसका नहीं आया पहले में? 78431 बोनस एलिमेंट राइट शेयर्स में। टोटल राइट शेयर्स कितने थे पहले वाले में? 2.5 लाख। 2.5 लाख राइट शेयर्स में से 78431 बोनस है, रिमेनिंग जो है वो राइट एलिमेंट है। कितना है आपका मी का? अलग सॉल्व किया मतलब? फैक्टर लेके सोल्व किया? आपका आया क्या बोनस एलिमेंट आया आपका बर का? या फैक्टर लेके आप कैसे क्या क्वेश्चन बैंक से सीख रहे हो फैक्टर? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी मतलब फैक्टर से, आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा। दूसरे का बोनस एलिमेंट कितना है? तीसरे का? और ईपीएस कितना है? पहले का 8 आया, टोटल नंबर 8 आया है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, किसके किसका 8 नहीं आया? अनुज के 8 आया, बढ़िया। भूमि जी भी 8 आया आपका मैडम। दूसरे का भी ईपीएस सबका आया। तीसरे का? ठीक है, बढ़िया। मतलब मैं मान सकता हूँ कि राइट वाला पार्ट जो है हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए। उसमें 7-8 क्वेश्चन बैंक भी थे, प्लस मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। अब राइट वाला पार्ट खत्म हो गया। ये सब है ना एक्सटेंडेड सेशंस है। ईपीएस को इतने सेशंस डिवोटेड नहीं थे, ऑलरेडी हम एक सेशन आगे एक्सटेंड कर चुके हैं ईपीएस का। और द ओनली रीजन इज कि आई डोंट वांट टू रश, बिकॉज ये कुछ ईयर्स क्योंकि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं इतने टाइम से मेंटरशिप में हूँ, इतने लोगों को देखता हूँ ऑनलाइन लेक्चर लेते हुए, यूट्यूब पे देखते हुए। और हर बार एट द एंड जाके ना, कभी आप 2-3 घंटे का लेक्चर देख लेते हो, आपको टेम्पररी नॉलेज आ जाता है क्योंकि वो एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करता है, आपको लगता है आपको सब आ रहा है। देन उसके बाद में 1 महीना बाद में, 15 दिन बाद में हम बोलते हैं कि हम वो छोड़ दिए। और ये रेगुलर लेक्चर के साथ में भी हो रहा है कि 5 घंटे 6 घंटे में ईपीएस खत्म कर देते। उसमें जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन टीचर हैंड होल्डिंग करके सिखाता है, जिसमें आप टीचर के साथ में करते आपको लगता है आपको सब आ रहा है। और बाद में एट द एंड जाके ये ईपीएस हमारे लिए एकदम शराब बन जाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन इसके। तो राइट शेयर सबसे ज्यादा टेस्टेबल टॉपिक है इंटर में, राइट शेयर्स। इसके लिए मैंने बहुत टाइम दिया और सोचा कि मैं अच्छे से करूँ। उसमें भी गौरांग, मिहिका, कुछ 2-3 लोग हैं जो फैक्टर लेके सॉल्व कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों। मैंने तो फैक्टर सिखाया नहीं। ठीक है, या तो आप किसी से सीख रहे हो या आप क्वेश्चन बैंक को देख के सीख रहे हो। आप जो भी कर रहे हो वो आज नहीं तो कल आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कोई भी नहीं सिखाता। फैक्टर सिखाना इज लाइक आप सामने वाले को रटवा रहे हो। और अल्टीमेटली जब एग्जाम में जाएंगे, आज सब कुछ ठीक है, एग्जाम में जाने के बाद में ये बेटर याद रहेगा कि राइट शेयर्स में से हमें बोनस एलिमेंट निकालना है। वो निकालना इजी है, रादर देन उस टाइम पे वो प्रेशर में वो फैक्टर याद आना और फिर उसको अप्लाई करना। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर का ये है कि फैक्टर के कारण ना बच्चे वेट लगाना भूल जाते। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान फैक्टर में रहता। क्योंकि फैक्टर आपको नीचे भी लगाना पड़ता है ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त। एटलीस्ट बोनस एलिमेंट में बोनस स्टेप 2 में खत्म हो जाता। ठीक है, फैक्टर वाले में स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों में फैक्टर है। तो इसके लिए वो सजेस्टेबल नहीं है। बट आप क्यों उस तरीके से कर रहे हो वो आपको बता। ठीक है, इन एनी केस सबका इंडिविजुअल चॉइस है। अब हम लोग ईपीएस पे आएंगे डायलूटेड वाले पे। ठीक है, ये बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है,
बढ़ू आगे, चलो। बिलीव मी, ये जो राइट शेयर वाला पार्ट है, ये बहुत लोगों को इट इज नॉट सूटेबल, नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। अगर आपको ये बहुत स्मूथली करके आ रहा, मतलब आप बहुत बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। एंड आई थिंक दैट द क्रेडिट गोज टू यस्टरडेज क्लास, कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में किए और आपने खुद से किए। अभी हम लोग डायल्यूटेड ईपीएस पे आते हैं। नाउ डायल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट समझो पहले। डायल्यूटेड ईपीएस क्या बोलता है कि अभी तक आपने निकाला बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस आपने निकाला फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप उसमें अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर देते हो, सब कुछ करते हो, राइट। डायल्यूटेड ईपीएस की बात अगर करी जाए, तो डायल्यूटेड ईपीएस क्या बोलता है कि आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, अगर मान लो किसी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर है और किसी कंपनी में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ठीक है, अज्यूम करो एक कंपनी है एबीसी, इसमें दो तरह के शेयर, एक अपने नॉर्मल शेयर होल्डर्स है। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए, क्या इसमें इक्विटी शेयर्स के अलावा कुछ था क्या? नहीं, इक्विटी का बहुत ने बहुत प्रेफरेंस था, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा था ये कि वो प्रेफरेंस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, नहीं, इट वाज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर लगने वाला जो डिविडेंड है वो आपको हर साल देना कंपलसरी है, ठीक है। नहीं दिया तो आप क्यूमुलेट करोगे, अगले साल दोनों साल का दोगे। दूसरे साल भी नहीं दिया तो आप वापस से क्यूमुलेट करोगे, तीसरे साल में तीनों साल का दोगे। इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि आप उनका डिविडेंड इग्नोर नहीं कर सकते। वही नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि आप अगर देना चाहो तो दो, नहीं है एडिकेट प्रॉफिट्स नहीं है तो मत दो, कोई इशू नहीं, वो क्यूमुलेट नहीं होंगे। लेकिन हमने कहीं देखा था क्या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं। हमने देखा था क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? नहीं, ठीक है। वो यहाँ पे आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। किसी को डाउट? यहां तक क्लियर है? तो कोई कंपनी में सर नॉर्मल शेयर होल्डर्स भी है और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी है। अब पता है इसमें बेसिक ईपीएस तो नॉर्मल निकलेगा ही निकलेगा, जो तुमने आज तक सीखा है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में डाइल्यूटेड ईपीएस का नहीं आता जिसमें वो आपको ये नहीं बोलता कि बेसिक ईपीएस मत निकाल। हर क्वेश्चन में इट विल से यू फर्स्ट कैलकुलेट द बेसिक वन, then calculate the diluted one. So if you are able to calculate the basic EPS, तो आपके कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि डाइल्यूटेड वाला पार्ट इजी है अगर बेसिक से कंपेयर करो, ठीक है। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स का फर्क क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनका नाम क्या है? कन्वर्टिबल है, मतलब ये फ्यूचर में जाके इक्विटी का रूप ले लेंगे, ये फ्यूचर में जाके इक्विटी का रूप ले लेंगे, करेक्ट है। तो पहले क्या था, जब डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट था ही नहीं, तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने देखा कि कंपनी का बेसिक ईपीएस 100 है, कितना है? आपको लगा कि यार मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, इट इज अ गुड ईपीएस, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, थर्ड ईयर में जाके आपने इन्वेस्ट किया, मान लो 2026 में, 2029 में जाके कंपनी ने क्या किया, वो इंस्ट्रूमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया जो उनके बैलेंस शीट में खड़े थे। कौन खड़ा होगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर खड़ा होगा, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खड़ा होगा, उसको कंपनी ने कर दिया कन्वर्ट। अब कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या बन गए? अब वो इक्विटी बन गए। तो पहले जो चीज समझो 100 लोगों में बट रही थी, अब वो चीज ज्यादा लोगों में बटेगी, क्योंकि अर्निंग्स तो सेम ही है ना भाई। अगर डिबेंचर अगर डिबेंचर मान लो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, डिबेंचर मान लो इक्विटी में कन्वर्ट होता है, तो कंपनी को सिर्फ अर्निंग में कितना फर्क पड़ेगा? उसके इंटरेस्ट का। क्या अब उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? बराबर है ना, क्योंकि अब वो इक्विटी बन गया। देखो एक बार ऐसे समझो, डिबेंचर अगर इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो कंपनी को फायदा क्या है? इंटरेस्ट का। काय का फायदा है? तो कंपनी की अर्निंग मान लो अगर 100 थी और डिबेंचर का इंटरेस्ट मान लो ₹5 था, तो अब ये कन्वर्जन के बाद में 105 हो जाएगी अर्निंग,
क्योंकि वो 5 रुपए का जो इंटरेस्ट हमने 100 में लेस कर रखा था, अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्यों? अरे डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट देते हो, बराबर है, लेकिन अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? तो इंटरेस्ट की हो जाएगी सेविंग, बराबर है। प्रेफरेंस में नॉर्मली कुछ सेविंग नहीं होती है। सर डिविडेंड, अरे डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। सर क्यूमुलेटिव भूल जाओ, क्यूमुलेटिव, ठीक है, ऐसा मानो डिविडेंड प्रेफरेंस में कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड देना नहीं देना कंपलसरी थोड़ी है। क्यूमुलेटिव एक बार इग्नोर करो, डिविडेंड देना नहीं देना प्रेफरेंस में कंपलसरी है क्या? रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है, तो इधर कुछ फायदा नहीं होता। आपको समझ में आएगी इतनी बात कि सर आज टाइम जीरो पे हमारी बैलेंस शीट में तीन चीजें हैं। टाइम जीरो पे हमारी बैलेंस शीट में तीन चीजें हैं। एक है सर इक्विटी शेयर, जो कि है 1,00,000 शेयर्स। एक है सर आपका डिबेंचर, ये है कन्वर्टिबल वाले, ये है आपके 50,000 डिबेंचर्स, ठीक है। और एक है आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये है मान लो 20,000, समझा। और डे टाइम जीरो का आपका जो अर्निंग है, जो इक्विटी को एट्रीब्यूटेबल है, मतलब लास्ट वाला अर्निंग, ठीक है, वो है मान लो 10,00,000। कितना है? 10,00,000, ठीक है। अभी ओल्ड टाइम्स में पहले जब डायरेक्टेड ईपीएस का कंसेप्ट नहीं होता था, तो हम ईपीएस कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 1,00,000, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना आ गया? 10 रुपए पर शेयर, बराबर है। अब ये सोच के हमने कंपनी में पैसा डाला, ये मिस्टर ए खड़ा है यहाँ पे, इन्होंने इन्वेस्ट किया, ए बी सी लिमिटेड में इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। इन्होंने इन्वेस्ट करते वक्त ये देखा क्या 10 का ईपीएस है मेरे बकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर जिस भाव पे खड़ा है उस हिसाब से 10 का ईपीएस बहुत रीजनेबल है, मैंने ले लिया, करेक्ट है। अब क्या हुआ? मान लो आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद क्या हुआ? कंपनी ने कन्वर्जन चालू कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया? मान लो कन्वर्जन ऐसा है कि ईच डिवेंचर, बोलो, विल बी गिवन 1 शेयर। डिवेंचर कितने हैं? तो शेयर्स कितने हुए? राइट, ईच डिवेंचर विल बी गिवन 1 शेयर। तो 50,000 डिवेंचर इंटू 1 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 50,000 शेयर्स। एक बार प्रेफरेंस को इग्नोर करो, जस्ट मान लो सिर्फ डिवेंचर कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये डिवेंचर, ये जो डिवेंचर है, ठीक है, इस पे मान लो ब्याज लगता है 50,000 रुपए। कितना ब्याज लगता है? 50,000 रुपए ब्याज लगता है। अज्यूम करो 50,000 का इसमें इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब होगा क्या? वापस से ईपीएस कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी इनकम मान लो 10,00,000 है, बराबर है, उसमें आपका ब्याज कितना है? 50,000 है, वो मैंने इनकम में ऐड कर लिया। सर क्यों ऐड किया? क्योंकि अब वो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, तो जो अर्निंग्स इक्विटी के लिए अवेलेबल थी वो अर्निंग्स बढ़ जाएगी ब्याज के कंपोनेंट से, क्योंकि डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो उनको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे? 1,00,000 शेयर्स प्लस 50,000 आपके डिवेंचर, अब डिवेंचर नहीं रहे, वो क्या बन गए? इक्विटी बन गए। कितना आ रहा है ये? हाँ, 7 आ रहा, 7 रुपीज पर शेयर। पहले कितना आ रहा था? अब कितना आ रहा? तो क्या मैं कहूं, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं कहूं कि ये कन्वर्जन के कारण ईपीएस कम हो गया? देखो ना, अर्निंग सेम रखा मैंने, अर्निंग चेंज किया क्या मैंने? नहीं, अर्निंग सेम है, सब कुछ सेम रखा, लेकिन देखो अर्निंग आपका ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर गिर गया। अरे सिंपल लॉजिक है ना भाई, डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया इसलिए वो गिर गया। डिनोमिनेटर क्यों बढ़ा? क्योंकि तेरे डिबेंचर को कन्वर्ट करी, समझा। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मिस्टर ए ने पैसा लगाया था
उन्होंने तो ये कन्वर्जन दिमाग में रखा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बेसिक ईपीएस के तौर पे पैसा लगा दिया। लेकिन उसी दिन अगर कंपनी बेसिक ईपीएस भी डालती और एक फ्यूचरिस्टिक, बोलो फ्यूचरिस्टिक ईपीएस भी डालती, तो मिस्टर ए बेटर डिसीजन ले पाता ना, बेटर डिसीजन ले पाता ना। आप मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, टाइम जीरो पे जो हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला है, जो हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला है, हम वो ईपीएस टाइम जीरो पे भी निकाल सकते थे, है ना। अज्यूमिंग, ऐसा अज्यूम करते कि अर्निंग सेम रहेगी, बस हमको क्या करना पड़ता, ब्याज का कंपोनेंट अर्निंग में ऐड करना पड़ता न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमको शेयर्स डाल देने पड़ते। जो डिबेंचर कन्वर्ट होने वाले हैं उनको शेयर्स के रूप में डाल देने पड़ते। तो अपन टाइम जीरो पे ही मिस्टर ए को बता सकते थे कि आपका करंट ईपीएस इज 10 रुपीज, बट फ्यूचर में जाके जब ये डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो ये ईपीएस गिर के 7 रुपए हो जाएगा, तब मिस्टर ए बेटर डिसीजन ले पाता ना। इसके लिए ये कंसेप्ट चालू हुआ डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या कंसेप्ट चालू हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो आपको आपके क्वेश्चंस में बेसिक दिखाना होता है, और इसी के लिए मैंने क्या बोला, जब जब डाइल्यूटेड ईपीएस का, ठीक है, हम लोग उसको डीईपीएस बोलते हैं, मैं बोलूं अभी से डीईपीएस, चलेगा, आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के लिए जब जब डीईपीएस का क्वेश्चन आता है तो आपको बीईपीएस भी निकालना पड़ता है, वो क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि यूजर को दोनों चाहिए ना भाई, यूजर को दोनों चाहिए, समझा। अच्छा, आप ये बात अभी तक आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि सर इट इज अ प्योर लॉजिक कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो सर इट इज अ प्योर लॉजिक कि एवरी टाइम डीईपीएस शुड बी, ये बात शुड बी लोअर देन डीईपीएस। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर तो उतना ही ऑलमोस्ट, सिर्फ ब्याज का कितना ही कंपोनेंट है, लेकिन नीचे जो शेयर्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो 90% ऑफ द डीईपीएस क्वेश्चन में डीईपीएस विल बी लोअर देन डीईपीएस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा कंसेप्ट। अब इसमें मेरे को सिर्फ आखिरी चीज बोलनी है, ऑब्वियसली मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा इसमें स्ट्रांग होने के लिए, आपका ध्यान रहने दो, और कुछ भी अलग तरीका यूज मत करना, इसमें है भी नहीं, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं है, फैक्टर बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, बेसिक एकदम। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एक वर्ड सब लोग ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दे जाए सब लोग। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड का मतलब मिलावट होता है क्या यार, मैं, हाँ, मैं तो ये कम हो जाना, पावर कम करना, हाँ यस, मैं ये सोच के आया था, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। किसी भी चीज को डाइल्यूट, मिलावट, हाँ ठीक है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई दवाई ले रहे हो, ठीक है, वो दवाई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, अपन बच्चे को दवाई पिलाते ना, तो बचपन में वो दवाई बहुत उनको कड़वी लगती है, तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें एकदम प्योर वाटर डाल देते, थोड़ा सा, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं, थोड़ा कड़वापन कम कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइल्यूटेड ईपीएस, कि वो ईपीएस की पावर कम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट है एंटी डाइल्यूटिव, क्या है, एकदम बेहतरीन और सिंपल कंसेप्ट है, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। जो मैंने बोला ना कि 10% केसेस में डीईपीएस कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बोलते ना मैं करने कुछ और गया, हो कुछ और गया, वो ऐसे ही बात है। तो अपन एक आधा क्वेश्चन उसका देख लेंगे, लेकिन हालांकि इंटर में उन्होंने आज तक पूछा नहीं है, मेरे को लगता नहीं इंटर लेवल पे वो लोग डायरेक्ट डीपीएस भी कभी कभी ज्यादा ज्यादा पूछते नहीं है, ठीक है। तो इन एनी केस लेट अस स्टार्ट नाउ। ये समझ में आई पूरी कहानी डीईपीएस की, सबको समझ में आई। चलो पहले अपनी नोट्स ओपन कर लो। हाँ जी, और प्लीज उसमें मत आ, तू बहुत होशियार है, उसमें मैं आऊंगा। अभी वो समझाने के लिए मैंने वो कवर नहीं किया, एकदम सही बोल रहा था, एकदम एकदम सही बोल रहा। एक फ्रेश पेज ओपन करो, ठीक है। हाँ, नमित ने डाउट उठाया, वो डाउट एक्चुअली, वो डाउट टेक्स्ट का डाउट है, वो मैंने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी वो क्वेश्चन में अपन कवर करेंगे। देखो, फ्रेश हेडिंग डालो, फ्रेश पेज, डाइल्यूटेड ईपीएस, और ब्रैकेट में लिखो डीईपीएस।
ठीक है, फिर क्या करो, मैं है ना आपको एकदम सॉर्टेड वाले नोट्स दिखाता हूँ। आप है ना ऐसा एक बैलेंस शीट बना लो, एक टी बनाओ, एकदम बड़ा टी बनाना, थोड़ा फ्रेश रखना। हाँ, एक टी बनाओ, छोटा मत बनाना भाई, पूरा पेज कवर ऐसा टी बनाना। ठीक है, लेफ्ट में मतलब आपकी फाउंडेशन की बैलेंस शीट ऐसी बनती थी, ऊपर आप बैलेंस शीट लिख दो, टी के ऊपर बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, है ना। फिर लेफ्ट में मतलब लाइबिलिटी साइड होता है लेफ्ट में, राइट, लाइबिलिटी साइड में पहला लिखो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। लेफ्ट साइड में इक्विटी शेयर्स लिखो 1 लाख शेयर्स। उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो 10%, 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, उसके आगे लिखो 50,000। देखो आप है ना, नॉर्मली बैलेंस शीट जो होती है वो अमाउंट्स में होती है, मैं आपको ये नंबर्स में लिखा रहा हूँ, तो ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में तो वो ऑब्वियसली अमाउंट्स में रहेगी, तो आप ऊपर लिख भी दो उसके ऊपर इन नंबर्स, वो रुपीज नहीं है ना। मैंने आपको 1 लाख शेयर्स लिखवाए हैं, करेक्ट है। ये जो डिवेंचर लिखा ना, डिवेंचर में लिख दो ₹10 ईच, मतलब 10 रुपए का एक डिवेंचर है वो, बराबर है। तो 10 रुपए का एक डिवेंचर है, टोटल 50,000 डिवेंचर है, और 10% का उसका ब्याज है। उसके नीचे आ जाओ आप, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के सामने 8% लिख दो, 8% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 20,000 यूनिट्स। ठीक है ना। अब इसके नीचे लिखो, थोड़े बड़े इसमें लिखना, सपोज, सपोज, सपोज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, सपोज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज, इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। बराबर है, करेक्ट है, ठीक है, 10 लाख रुपीज। नाउ उसके नीचे लिखो, नाउ द बेसिक ईपीएस वुड बी, उसके नीचे नाउ बेसिक ईपीएस वुड बी 10 lakhs divided by 1 lakh is equal to 10 rupees per share। ठीक है, लिखा ना, हाँ। अब उसके आगे आप नीचे, उसके नीचे लिखो, ठीक है, उसके नीचे लिखो, नाउ, एक लाइन छोड़ के, नाउ मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये मैं इस तरीके से लिखा रहा हूं कि फ्यूचर में अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आए। नाउ मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड at a certain price, at a certain price by trusting the, by trusting the basic EPS of the company, by trusting the basic EPS of the company। ये जो लिखा ना, इसको प्लीज ना आप बुलेट, पहला बुलेट बना दो, पहला बुलेट बना दो, राइट। फिर एक लाइन छोड़ो, दूसरा बुलेट, मीका वो पूरा, पूरी लाइन लिखना, टेबल हो गया अपना खत्म, वो पूरा स्ट्रेच करना। एक लाइन छोड़ के आप लिखो, बट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर the balance sheet of ABC Limited displays two convertible instruments which will
be converted into equity at a future date. ब्रैकेट ओपन करो वहीं पे कंटिन्यूशन में ब्रैकेट ओपन करो एक और लिखो दैट इज लिखते ना अपन आई डॉट ई डॉट दैट इज दिस डिबेंचर्स oblique preference shares, that is these debentures oblique preference shares are as good as equity, are as good as equity right from the very beginning, right from the very beginning, and it is just a matter of time, and it is just a matter of time, and it is just a matter of time that they will be converted, full stop. Next bullet. Next bullet. Now let us see. Now let us see what impact would it make on EPS. What impact would it make on EPS if the debentures, if the debentures are converted? है ना, ब्रैकेट ओपन करो, लिखो assume one equity share for one debenture, assume one equity share for one debenture and ignore taxation, and ignore taxation. Assume one equity share for one debenture and ignore taxation. बराबर है, ठीक है ना। अभी इसके नीचे अपन वर्किंग करेंगे अभी, ठीक है। अगला बुलेट ओपन करो और वर्किंग करो, ठीक है। उसमें सबसे पहला ऊपर है ना, सबसे पहला लिखो अर्निंग, लिखो पहले, ठीक है। ऐसे लिखो अर्निंग, लिखो अर्निंग, उसके आगे लिखो 10 लाख की अर्निंग थी प्लस 50,000, इसकी वर्किंग कर दो यहाँ पे 50,000 इंटू 10 इंटू 10%, है ना। 50,000 डिबेंचर्स थे, 10 रुपए के थे, मतलब 5 लाख हो गए, उसका 10% मतलब 50,000। तो ये 50,000 लिखा ना आपने, इसके ऊपर एक एरो बनाओ, अगर जगह होगी तो लिखो इंटरेस्ट सेविंग, है ना। और यहां रुक जाओ, इतना लिख के एक बार रुक जाओ, ठीक है, हो गया। अब मेरे को सच्ची अच्छी बताओ, सबको समझाना ये इंटरेस्ट सेविंग, आप प्लीज खुल के बोलो, नहीं समझा तो मैं फिर से समझाता, क्योंकि बताओ कि मैं आपको सिर्फ यही उसमें क्रिटिकल है, बाकी तो वो कुछ भी नहीं है डीपीएस। सिर्फ किसी किसी को अगर दिक्कत हो भी सकती है तो इसमें हो सकती है। किसी को डाउट है कि सर ये आप अर्निंग्स में इंटरेस्ट ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डिवेंचर अब डिवेंचर नहीं रहे, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो डिवेंचर में इंटरेस्ट आप आज तक भर रहे थे वो भरना नहीं पड़ेगा, मतलब उतने से आपका खर्चा सेव हो गया, खर्चा सेव हो गया मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, बराबर है ना। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसको फिर डिनोमिनेटर में डालो और आप लिखो 1,00,000 शेयर्स प्लस 50,000 कन्वर्टेड शेयर्स, लिख दो इसको, ₹7 पर शेयर आपका DEPS आ गया। ये लिखने के बाद में अगला बुलेट ओपन करो, ठीक है। बोलो अभी सब लोग यहां तक पहुंच गए, सबको यहां तक कंसेप्ट समझा जो अपन ने लिखा, जो मैंने ओरली बोला वो आपको मैंने फेयर में लिखवा दिया। अब अगला बुलेट पे लिखो, नाउ it has become unfair for Mr. A, it has become unfair for Mr. A
as he has invested on the basis of basic EPS, it has become unfair for Mr. A, as he has invested on the basis of basic EPS, on the basis of basic EPS, right? Hence it is mandatory for every company, hence it is mandatory for every company to display both the EPS, to display both the EPS, basic EPS as well as diluted EPS. डन डन डन। एक आखिरी बुलेट लिख दो। Many students have this doubt, many students have this doubt that this conversion will happen at a future date. Then why are we converting? Then why are we converting the debentures or preference shares now? है ना डाउट है नहीं? किसी किसी को आ सकता है, मैंने वो भी एड्रेस कर दिया। एक बस उसके नीचे की लाइन में उसका आंसर करके लिखो, ANS सेमीकोलन करके लिखो, ANS सेमीकोलन करके लिखो। This is done to ensure transparency, to ensure transparency of information to the users, of information to the users, so that they can make a sound economic decision, so that they can make a sound economic decision. डन है? हाँ जी, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली अपन हर साल अपन ये इग्नोर, सिर्फ एक मिनट ध्यान देना, यू आर डन विद डीवीईपीएस, और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा इसको। सिर्फ एक चीज ध्यान देना बेटा कि ये कन्वर्ट कब हो रहा, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको फाउंडेशन का याद नहीं है, मैं बताता आपको, जब कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होते हैं ना, ये लिखना नहीं है, ये ज्ञान है, लेकिन बहुत ध्यान से अंदर एब्जॉर्ब करो इसको, ठीक है? सब लोगों का ध्यान है, मैं बोलूं दिवांशी, ठीक है? देखो, जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2026 को आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, और हमने बोला दिस डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल कंपल्सरीली आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है? मतलब 5 साल ये डिबेंचर के रंग में रहेंगे, और फिर गिरगिट के जैसा 5 साल बाद में ये इक्विटी शेयर्स के रूप में आ जाएंगे। तो एक टाइमलाइन फिक्स होती है। तो बच्चों को डाउट होता है कि सर आप डे 1 से, ईयर 1 से डीईपीएस निकालते वक्त ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका आंसर ही ये है कि हम डीईपीएस निकाल ही इसके लिए रहे, नहीं तो डीईपीएस का जन्म ही नहीं होता। हम डीईपीएस निकाल ही इसके लिए रहे हैं कि भले ही ये 5 साल बाद में कन्वर्ट होने वाले हैं, लेकिन कन्वर्ट तो होने ही वाले हैं, तो शेयर होल्डर्स को आज ही बताओ कि ये कन्वर्ट होने के कारण आपका ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आज एक रोटी 2 लोग मिलके खा रहे हैं और वही एक रोटी 4 लोग मिलके खाएंगे, तो सबका हिस्सा कम हो जाएगा। तो आज ही, क्योंकि हम, आपने ऑडिट में भी पढ़ा है, आपने एएस में भी पढ़ा है, आपने एएस 1-5 वगैरह में भी पढ़ा है कि यूजर को इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आप डे 1 से लोगों को बताते जाओ कि ये कन्वर्ट होने वाले हैं, उसके कारण ये घटना घट सकती है। बी कॉशन वाइल इन्वेस्टिंग, समझा? हाँ, अगर तेरे को वो डीईपीएस देखने के बाद में भी इच्छा हो रही है कि नहीं नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो लगाना, तेरे को रोल, फिर हमने हमारा काम कर दिया।
हाँ समझ में आ गया, एकदम अच्छे तरीके समझ में आ गया, पक्की बात। चलो अब आ जाओ तुम। अच्छा एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख दो टैक्सेशन का, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन करते करते समझा दूंगा। लिखो, बुलेट बुलेट लगाओ एक और। सपोज सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन, we include a tax rate of 30%. We include a tax rate of 30%. सही है, ठीक है। देन इन दैट केस सेविंग्स ऑन डिवेंचर्स, सेविंग सॉरी इंटरेस्ट सेविंग्स ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट सेविंग्स ऑन डिवेंचर मतलब ब्याज की सेविंग डिवेंचर पे विल रिड्यूस। ठीक है, लेट अस सी हाउ। ठीक है, लिखना बेटा, लेट अस सी हाउ लिखो ना। ठीक है, उसके नीचे लिखो, लेफ्ट में लिखो इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू 50,000, बराबर है, लिखा। अभी तक, अब यहां तक सब तो सबको सब लोग कंफर्टेबल हो गए। प्लस मैंने जिस तरीके से डीईपीएस की नोट्स लिखा है, ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, मतलब घर जाके अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई आपको बोल रहा है। यस, अब सुन, डिवेंचर पे इंटरेस्ट की सेविंग हुई है। यस, जब पहले ये डिवेंचर के रूप में थे तो आप इंटरेस्ट पीएनएल में से लेस करते थे, तो उस पर टैक्स सेव होता था। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का देखो खर्चा मिलता था, और खर्चा मिलता था मतलब तेरा इनकम कम आता था, मतलब टैक्स भी कम आया। अब क्योंकि देखो इंटरेस्ट का खर्चा नहीं मिलने वाला है, तो उसका टैक्स का बेनिफिट भी जाने वाला है ना, तो उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपको पता है बहुत सारी कंपनियां प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है, मैं एक कंपनी में काम आर्टिकलशिप करता था, उसका नाम था सैनी सिस्टम्स। ठीक है, सो वो लोग है ना कैमरेज और ये सब बनाते थे मुंबई में। आज तो खैर बहुत ही बड़े लेवल पे आई थी, 2 साल बाद में उनका एसएमई आईपीओ आने वाला है। तो वो पता है क्या, सरदार थे वो लोग, सरदार मतलब अच्छी बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, दुनिया भर का पैसा। ठीक है, तो जब मैं नया नया आर्टिकलशिप में था तो उनका ना एक लोन केस आया ऑफिस में, तो अब मैं ही उनका ऑडिटर की टीम में था। तो मैंने ऐसे ही मेरी मैम को पूछा, मतलब मैम इतना पैसा इनके पास में है, ये मर्सिडीज वर्सिडीज लेके आते हैं दुनिया भर का पैसा, ये लोन क्या ले रहे हैं? ठीक है, हर चीज के लोन। बोले ये ना ये लोग इनकी मानसिकता क्या है, दो मानसिकता है शुभम। एक कि इनको लगता है कि अगर इनके आंख पे लोन रहा तो ये लोग ज्यादा काम करेंगे उस लोन को चुकता करने के लिए। ठीक है, दूसरा कि इनको ब्याज का खर्चा मिलता है, वो इनकी इनकम कम करता है, हेंस उनका टैक्स बचता है। बात तो बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर लोन नहीं लिया तो किसी से पैसा रेज करना पड़ेगा, है ना, खुद के पैसे पे तो ब्याज जा रहा है ना। आज अगर खुद का पैसा वो यूज करता है तो वो खुद का पैसा आज कहीं ना कहीं लगा होगा, एफडी में लगा होगा, तो वो भी तो फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो वो लोग इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, ताकि उनको पीएनएल में खर्चा मिले। ठीक है, क्योंकि अगर तेरे को समझो तूने किसी से लोन ली और वो लोन तेरे को 10% का दिया है, तो एक्चुअली वो लोन तेरे लिए 7% का है, क्योंकि तेरा 3% तो टैक्स है, तेरे को टैक्स का सेविंग होगा। समझा, ये कंसेप्ट आपको सीए फाइनल तक लेके चले। क्या बोलते हैं इसको, टैक्स शीट। तो जब जब हम ब्याज वर्ड देखते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये ब्याज पे टैक्स बचता है। क्या होता है, टैक्स बचता है। अब मैं आपको लाइफ में एक और एग्जांपल बताऊं, ठीक है, आप वहां पे लिखो नीचे, दिस इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट would have been deducted from the income, would have been deducted from the income for the purpose of income tax. Hence net interest expense would be 50,000 into 70%, would be
50,000 into 70%. $35,000, ठीक है। अब है ना, उसके नीचे लिखो स्मॉल एग्जांपल ऑन टैक्स शील्ड कंसेप्ट, है ना। ये अपना लास्ट है, मेरा टैक्स शील्ड भी हो जाता। लिखो सपोज इनकम इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज और इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू 50,000 रुपए, नेट इनकम इज इक्वल टू 50,000 रुपए, एट द रेट टैक्स 30% इज इक्वल टू 15,000 रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 35,000 रुपए। है ना। अब उसके बाजू में लिखो 1 लाख की इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं रहेगा, इनकम बचेगी 1 लाख की, इस पे लगेगा टैक्स, वो टैक्स रहेगा तेरा 30,000 30% के हिसाब से, तो तेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 70,000। ये लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा करो, नेट सेविंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 35,000, बराबर है। मतलब नेट सेविंग इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालने के बाद में कितनी हुई, आपके सामने एग्जांपल है, कितनी हुई 30। अब आप डायरेक्टली भी अगर करोगे ना, ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, डायरेक्टली इसको आप इसमें से टैक्स निकाल दो, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो क्या करो 50,000 इंटू 30%, इतना टैक्स बचा होगा, इसके कारण कितना हो गया 15,000, बराबर है। अब क्या करो 50,000 में से 15,000 लेस कर दो, कितना बचा 35,000, तो ये तुम्हारा नेट सेविंग से मैच कर गया, बराबर है। सबको समझ में आई ये बात। और दूसरा तरीका, सिंपलर तरीका क्या है, 50,000 को डायरेक्टली 70% से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तुम्हारा 35,000 आएगा, ठीक है। ये दोनों भी नीचे लिख दो, नोट्स खत्म। ये दोनों लिख दो, 50,000 लिखवा है, ये इतना लिख दो, और ठीक है, और उसको इससे कोरिलेट कर दो, तो तुम लाइफ टाइम कभी टैक्सेशन का कंसेप्ट नहीं भूलोगे, कोई कहीं नहीं अपने। एफएम में भी है ना, तुमका एफएम में काम आएगा ये। लिख लो अभी, दो तरीके हैं, 50,000 में से 30% निकाल के उसको लेस कर दो, या डायरेक्टली 70% कर दो। और जिसको डाउट नहीं आता इसमें, या जो बहुत कंफर्टेबल है, वो डायरेक्टली 70% लिख के खत्म कर दो, चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके नोट्स। मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया कि मैं आपको ऐसा लिख पाऊँ कि आप आगे कभी रेफर करोगे तो आपको इजीली आएगा, ठीक है। अब हम लोग, अब आप लिखो ये क्वेश्चन फटाफट, नोट्स के आगे कंटिन्यू करके। अच्छा सॉरी, जल्दी से ये क्वेश्चन कॉपी कर लो सब लोग। इसके हेडिंग डाल देना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन क्लास। मेरा नाम भी लिख देना। Jupiter Limited reported a net profit after tax of rupees 50 lakhs.
लिख लिया सबने? अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई 3-4 स्टेप नहीं है, सिंपल है। न्यूमरेटर में क्या इम्पैक्ट है, डिनोमिनेटर में क्या इम्पैक्ट है, काम खत्म। चलिए चालू करें। हाँ, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं डेरिवेटिव बेस पहले डायरेक्टली, बाद में बेसिक निकाल लेंगे। एग्जाम में पहले बेसिक निकालना। सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? डन है, ठीक है। चलो आप यहाँ पे डालो अभी डी ई पी एस, ठीक है, वर्किंग, ठीक है। अब लिख दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन, बराबर है। यहां आ जाओ, 50 लाख का प्रॉफिट है शायद, फिर प्लस करो 50,000 के डिवेंचर्स है, 50,000 इंटू कन्वर्टेबल क्या है देखो, 4 इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल है, 4 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गई है, बराबर है। तो 50,000 इंटू 4, देखो 50,000 पे सेविंग मत निकालना बेटा, 50,000 जो डिवेंचर की क्वांटिटी है, ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 इक्विटी शेयर्स, मतलब जब वो इक्विटी के कपड़े पहनेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, वो डिनोमिनेटर के लिए काम आएगा। अभी अपन इंटरेस्ट की सेविंग निकाल रहे हैं, 50,000 के डिवेंचर्स है और 100 रुपए के हैं, तो इंटू 100 ये वैल्यू हो गया। 50,000 यूनिट था, क्वांटिटी था, इंटू 100 रुपए हर डिवेंचर की वैल्यू है, कितना हो गया? 50 लाख। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, ये क्या है? इसका इंटरेस्ट, तो ये आ गया इंटरेस्ट कंपोनेंट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 70% से, क्योंकि 30% टैक्स की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब नेट नेट 70% ही मेरा इंटरेस्ट सेव होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 lakhs प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू, निकालो। सबका आया ये? अच्छे से निकाल, आया दे दिया, बढ़िया। दृष्टि मैच हुआ। 50,000 डिवेंचर्स इंटू 100 रुपए के ईच, मतलब 50 लाख का डिवेंचर का वैल्यू हो गया, इंटू 10 रुपीज, तो इंटू 10% ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। उसका 70%, 70% क्यों लिया? क्योंकि 30% टैक्स कंपोनेंट अपने को फॉरगो करना पड़ेगा, मतलब नेट नेट इंटरेस्ट के कारण केवल 70% ही हमारी सेविंग हो रही है। आया नहीं का? अदिति मैच हुआ, समझा ये पूरा? ठीक है, सब लोग क्लियर है इससे? अब अपनी क्वेश्चन बैंक में आ जाओ एक बार। अच्छा, इसका बेसिक ईपीएस भी निकाल दो, चलो फटाफट निकाल दो ना, बट लिख दो नीचे बीईपीएस, 50 लाख का नेट प्रॉफिट था, डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर। बेसिक ईपीएस में नॉर्मल है ना, जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स है और जो पैट है, मतलब मान लो कन्वर्जन नहीं हुआ, वो बेसिक है।
₹5 पर शेयर। हो गया सब लोगों का? अभी आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ सब लोग। पेज नंबर 299, 299, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो कैलकुलेट करना चालू करो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 299, राइट? पेज नंबर 299 लिखो फॉर्मूला। DEPS इज इक्वल टू, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा फिर आपको कैलकुलेट करना है। DEPS इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट सेविंग्स, इंटरेस्ट सेविंग्स नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट सेविंग्स नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन। अब आप लोग निकालो, फिल करो, उसमें फॉर्मूले में अमाउंट फिल करो। इज इक्वल टू करके नेट प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा आपका 1 CR, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना अगर हो सके तो। प्लस ब्रैकेट ओपन करो, कितने डिवेंचर है वो देखो, कितने के है वो देखो, इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है वो देखो। सबका आ गया क्या? हाँ, मैच कर रहा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करो। आ गया दीदी? ये वाला, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़, बराबर है। अब इस पे इंटरेस्ट का सेविंग होगा क्योंकि वो डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। इंटरेस्ट का सेविंग कैसे निकालेंगे? डिवेंचर है 1 लाख, ये 1 लाख क्वांटिटी है, राइट? कितने का डिवेंचर है? 100 रुपए का है। तो 1 लाख इंटू 100 रुपए इंटू 12%, इतना इंटरेस्ट में सेविंग हुआ। ये कितना आया आपका कैलकुलेटर पे? मैच नहीं हुआ क्या? 12 लाख आया। लेकिन ये 12 लाख का कुछ टैक्स कंपोनेंट भी रहेगा, वो कितना दिया है? 30% दिया है। तो 12 लाख का 70% करूंगा मैं टैक्स निकाल के, कितना आया? 8,40,000 आया। ये मेरा ऊपर नेट सेविंग इतना होगा मेरा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कन्वर्जन के पहले कितने शेयर्स थे? 50 लाख। और कन्वर्ट कितने हुए? ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। मतलब एक डिबेंचर कितने? 1 लाख डिबेंचर थे, तो 1 लाख डिबेंचर इंटू 10 इक्विटी शेयर्स, मतलब ये हो गया 10 लाख। ठीक है,
तो मेरा न्यूमरेटर में 50 लाख प्लस 10 लाख आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे। नहीं का मैच हुआ क्या? दिव्या आपका हो गया ना मैच? वो वाला सृष्टि हुआ क्या? वो वाला मैच अनुश्री वो वाला हुआ? भूमि आ गया मैच हुआ? ठीक है। अभी क्लियर हुआ? 1.81 ही आया ना? कहाँ पे आपको डाउट आया था इसमें? अच्छा इंटरेस्ट वाला अभी क्लियर हो गया। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शांति से और फिर उसको टैक्स रेट मतलब 1 - टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर 30% का टैक्स रेट है तो 70% उससे से मल्टीप्लाई कर देना। चलो चालू करो अगला। क्वेश्चन नंबर 4 लो। 14 क्वेश्चन नंबर 17 ले लो। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना। हाँ अदिति 14 लो। पहले पहले आप 14 ले लो। न्यूमरेटर लिखो। पहले फॉर्मूला लिखो। नेट प्रॉफिट प्लस 17 नेट प्रॉफिट प्लस हाँ परफेक्ट है। हाँ अभी नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिखो। नहीं नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या है? देखिए यहाँ पे ना इन्होंने ईपीएस दिया है। 5 रुपए का ईपीएस दिया राइट। नेट प्रॉफिट उन्होंने आपको प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया तो आप लिखोगे 5 रुपए और कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे? 30 लाख। तो 5 × 30 लाख ये आपका प्रॉफिट होगा। ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ना क्योंकि अपन ईपीएस निकालते तो कैसे निकालते? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है मैं आपको भी इस पर इधर दिखाता हूँ। ये देखो अदिति एक बार इधर देखो ऐसा लिखो। हाँ देखो अपन ईपीएस निकालते तो कैसे निकालते? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर बराबर है। अर्निंग्स इन्होंने 5 रुपए दिए, नंबर ऑफ शेयर दिए इन्होंने 30 लाख, लेकिन अर्निंग नहीं दी है। लेकिन अपने को तो टीईपीएस के लिए अर्निंग चाहिए तो अपन क्या करेंगे? 30 लाख इंटू 5 कर देंगे। ये आपका अर्निंग आ गया है ना। अब उसमें प्लस इंटरेस्ट सेविंग निकालो अभी खुद से। हाँ लिखो ना। टैक्स लेस किया आपने। हाँ ठीक है लिखो। हाँ बराबर 4,20,000 ना। एकदम सही वेरी गुड। अब नीचे आउटस्टैंडिंग लिख दो। पहले तो ओरिजिनल वाले लिख दो 30 लाख। झंझट निकले अपना है ना। अब देखो कन्वर्जन कितना हो रहा है। नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू कन्वर्जन आया नहीं का? कन्वर्जन में शायद गलती हुआ होगा। कन्वर्जन आराम से करना। कितना डिवेंचर है? हाँ 50,000 के डिवेंचर है। कितने कन्वर्ट होंगे? इंटू 10। 10 इक्विटी शेयर 50,000 इंटू 10। वेरी गुड। 5 लाख आया ना। मैच हुआ क्या आंसर? ये इसमें तुमने टैक्स लेस नहीं करे।
इंटू 70% कर दे उसको। नहीं, ये 4,20,000 था। देख कितने डिवेंचर्स थे, 50,000 थे ना, इंटू 100 रुपए इंटू 12% कितना हुआ, कैलकुलेटर में निकाल, है ना, और इंटू 70%, 6 लाख का 70%। देख 6 लाख का तो नहीं का उनको अपन ब्याज देते थे, लेकिन उस पे अपने को 1,80,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता था, क्योंकि खर्चा मिल रहा था। लेकिन अब वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या अपने को? नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसके लिए इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उसको अपन नेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है 20%, तो अपन क्या करते हैं, 100 - 20 80% से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 30%, तो 100 - 30% 70% से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड नहीं होता। अब मैच होगा, देख सिर्फ ना जीरोस पे ध्यान देना। हाँ? सब लोग, मैं मतलब सबको लिए जीरोस पे ध्यान देना। डिनोमिनेटर में जीरो पे क्या होता है, वो कुछ फिगर अपने अपने कैलकुलेटर पे 3 जीरो वाले रहते, कुछ 2 जीरो वाले रहते, उस पे ध्यान देना, बस उसमें सीधी मिस्टेक हो सकता। हो गया अदिति, वो आया ना, तो चालू करो अभी अगला वाला। 17 नंबर, सबका हो गया 17। हाँ, 17 को आप है ना, 17 को आप कर दो, स्टार कर दो, एक आधा स्टार करना ही पड़ेगा। 22 नंबर चालू करो। सेम है कि 22 नंबर? सेम है, ठीक है, काट दो। 29 चालू करो। जिनका 17 चालू है, 17 अच्छे से करो। हाँ, तुम्हारा हो गया क्या 17? मैच हुआ, फर्स्ट फर्स्ट बारी में मैच हो गया, बहुत बढ़िया। सृष्टि पहली बारी मैच हो गया क्या? तुम लोग फॉर्मूला लिखो, हाँ, फॉर्मूला मत मिस करो, एटलीस्ट पहला वाला फॉर्मूला। आ गया, क्या बात है, अभी खुद से आ गया फर्स्ट टाइम में, बहुत बढ़िया। कौन सा बोला मैंने क्वेश्चन नंबर? 29। 29, मैं खुद मैं भी करूंगा साथ में, एक बार 17 हो जाए बस। 17 और किसी का बचा नहीं, 17 ना? 17 हो गया ना सबका? अनुश्री हो गया 17? देवांशी हो गया 17? भूमि, मैच हुआ क्या? हाँ, पूरा मैच। कोई मिस्टेक फाइंड हुई क्या भूमि? चलो, बहुत बढ़िया। ये ईपीएस के क्वेश्चंस में आपको ना बॉक्स करना जरूरी है। हाँ? आप जब निकालोगे ना फाइनल बीईपीएस तो बॉक्स करना उसको। कितना आया इनका बीईपीएस? ये रहा, 7.26 है। कोई बात नहीं। आपने इनकम कितनी दी? 3750 ना, बराबर है। आपने इंटरेस्ट कितना लिया? ये आपने लिया 28 लाख। ये आपने शायद जीरो में गलती करी है। देखो ये डिवेंचर कितने थे यहाँ पे, 50,000 डिवेंचर थे, आपने 5 लाख लिख दिए। ये जीरो का गलती होता है। आप पहले क्या करो, ऊपर का अर्निंग चेंज करो, मतलब देखो एक जीरो ऐसे काट दो पहले तो। अब करो 50,000 इंटू 100, परफेक्ट, आराम से शांति से करो। कितना ही 50 लाख हो गया। इसको करो 8% से मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ, 4 लाख। देखो यहाँ 4 लाख मैच हुआ, ठीक है। और इसका करो 70%, ये 2,80,000 होगा। इसको काटो,
आपने एकदम सही निकाला था, सिर्फ एक जीरो ऐड था। अच्छा हाँ, बस समझ में आया। अब मैच होगा, कन्वर्जन निकाला ना बराबर। हाँ एकदम बराबर, परफेक्ट। आपको दो चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप है ना वो टैक्स का कंपोनेंट लेस करना भूल जा रहे हो, वो मत भूलना। हाँ, टैक्स का कंपोनेंट सीधा सीधा इंटरेस्ट ऐड मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले मी का फॉर्मूला लिख दे। क्वेश्चन नंबर 29 में एक ट्रिक है कि वो डिवेंचर 1 जुलाई को हुआ है तो इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा नहीं, 9 महीने का लगेगा, उतना ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कन्वर्जन। पेज पर रखना पड़ेगा 29, पीछे पीछे 2929, एक पीछे एक और बस ये आता है। ये नेट प्रॉफिट दिया है पहले इसमें। कितना? नहीं, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक बात बोल क्या, तुम सही कर रहे हो, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ ट्रिक है। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने 15, वो डिनोमिनेटर का काम आएगा। 9% कन्वर्टेबल शेयर है, 100 रुपए के है, कितने हैं 75,000। तो 75,000 इंटू 100 इंटू 9% किया। लेकिन इनका ये जो शेयर है ना ये 1 जुलाई को इशू है, मतलब इनके पूरे साल का इंटरेस्ट लगा होगा क्या? नहीं, अप्रैल मई और जून में थे ही नहीं, मतलब 9 महीने का लगा होगा। तो इसको आगे 9/12 भी कर दो आप, ठीक है ना। बस अब पहले ना आप इज इक्वल टू करके इतना निकाल दो। 29 को स्टार मार्क करो, और जो उसके ऊपर वाला है ना, जो मैंने करवाया था स्टार, उसको निकाल दो स्टार। ये 17 नंबर का स्टार निकाल दो, और 17 नंबर के ऊपर 14 नंबर को स्टार कर दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, करा था। अभी है ना जिनका हो गया ना ये, वो क्या कर लो। नहीं चलो ठीक है, मैं लिखवा दूंगा बाद में। आपका आ गया क्या दीदी? क्या गलती हुई थी? हाँ, अच्छा डिनोमिनेटर भी 9/12 करना है। ये ये जो 6 लाख कन्वर्ट किए ना, वो भी 9/12 होंगे ना। आपने न्यूमरेटर भी 9/12 किया, ये भी 9/12 होंगे। अच्छा एक चीज सुनो, जिन जिनका हो गया, जो कर रहे हैं करते करते सुन लेना, कि जब ये हमने डिवेंचर जुलाई में इशू किए थे, तो इंटरेस्ट 9 ही महीने का लगेगा, है ना। डिनोमिनेटर में पूरा डिवेंचर मत ले लेना, पूरा कन्वर्जन मत ले लेना, वो भी 9/12 होगा। सिंपल रीजन है, अगर आप ऊपर 9/12 कर रहे हो तो आपको नीचे 9/12 करना ही पड़ेगा। ये कोई बोनस नहीं है कि आप इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से मानोगे। आपने देखा है अभी तक हमने सिर्फ बोनस को बिगिनिंग ऑफ द ईयर से माना है, बाकी सबको अपन ने वेट दिए हैं, ठीक है। तो डिवेंचर भी आपने ऊपर 9/12 किया है, तो नीचे भी 9/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9/12 करना है, वो ध्यान में रखना। हुआ मैच, ठीक है। अब है ना एक क्वेश्चन प्रेफरेंस का कराता हूँ।
फिर प्रेफरेंस के मैं होमवर्क देता हूँ और एक क्वेश्चन डिवेंचर का मेरे को और कराना है, ठीक है। चलो अभी ऊपर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर हो गया ना अपना, नहीं बाकी, हाँ वो तो मैं करवा दूंगा। 17 हो गया, 18 बाद में, 19 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 बाद में करेंगे। 15 हो गया क्या? अच्छा 26, 27, चलो एक काम करो, जान दो 28 पे आ जाओ, ये एक ही क्वेश्चन है सिर्फ रेफरेंस का। 28 पे आ जाओ, पेज नंबर 312, आ गए? ठीक है। अब देखो, नेट लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है और उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इतना इतना हमारे पास में कैपिटल है, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिनका 1 रुपए का फेस वैल्यू है, तो उनकी अमाउंट भी 10 लाख ही हुई है। 10 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। हमारे पास में 10 लाख एक प्रेफरेंस शेयर्स है 8% के, जिनका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, मतलब 10 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 21 की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग, बराबर है। अब इस साल में क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 90 लाख, कितना, 90 लाख। तो आप अपनी बुक ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 28 लिखो, पेज नंबर 312 लिखो। लिखा? अब आप लिखो डीपीएस इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट लिख दो 90 लाख, न्यूमरेटर निकाल रहे हैं अभी 90 लाख। 1 जनवरी 2022 को नेट ने एक बोनस इशू किया, एक इक्विटी शेयर का, फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। लेकिन ये बोनस का इंफॉर्मेशन हमारे न्यूमरेटर में कुछ काम का नहीं है, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को यही कंपनी ने क्या किया, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया 1 रुपए के, एट देयर फुल मार्केट प्राइस ऑफ 7.60 पर शेयर। ये फुल मार्केट प्राइस हमारे कुछ काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया है, ठीक है। अभी सुनो क्या करना है, आपको क्या निकालना है, बेसिक ईपीएस निकालना है, और आपको डायरेक्ट ईपीएस नहीं निकालना है, लेकिन हम निकालने का ट्राई हम निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि इन्होंने और कोई प्रेफरेंस का मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैं लेके आया, मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। आपने नेट प्रॉफिट कितना लिखा, 90 लाख लिखा, ठीक है। कोई डिबेंचर दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर, नहीं, चलो ठीक है। सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं, तो वो डीईपीएस को हटा के बीईपीएस कर दो। अब बेसिक ईपीएस में तो केवल इक्विटी आता है, तो एक इक्विटी का आपको दिया हुआ 10 लाख ऑलरेडी, एक आपने इशू किया है 2 लाख इक्विटी इशू किए, बराबर है। तो आप नीचे डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर करो 90 लाख, अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, सबसे पहले तो ओरिजिनल वाले लिख देना, लिखो यहां तक किसको आउट है, बोर्ड पे देखो 90 लाख का प्रॉफिट था, ओरिजिनल वाले 10 लाख होते हैं, बराबर है। मतलब अगर और कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ये मेरा बी पे आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फ्रेश इशू हुआ है, पहले क्या हुआ है, एक
फ्रेश इशू हुआ है, पहले बोनस हुआ है, पहले बोनस लिख देते हैं। बोनस कितना दिया है? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स, 1:2, मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर दूं मैं, सिंपल सी बात है, 5 लाख। और बोनस तो सर बिगनिंग से होता है ना, कोई वेट ही नहीं है सर, डायरेक्टली 5 लाख ऐड कर दो, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है, हो गया ऐड, ठीक है। अब इसके बाद में 1 जनवरी 2022 को फ्रेश इशू हुआ, दिख रहा है, लेकिन ये जो फ्रेश इशू है इससे बोनस है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि बोनस कब हुआ? 31 दिसंबर को, जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर 2021, और फ्रेश इशू कब हुआ? 1 जनवरी 2022, मतलब एक दिन बाद हुआ, ठीक है। तो बोनस तो अपन सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाले पे, ओरिजिनल वाले पे ही देंगे। यहां तक किसी को डाउट है क्या? इतने वाले पार्ट में किसी को डाउट है क्या? अब इसमें सिर्फ एक चीज बची है, वो है आपका फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कितने शेयर किए थे अपन ने दिव्या? 2 लाख। कब किए वो? 1 जनवरी को किए, यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर पूरा कैलकुलेट कर लो पहले अच्छे से, सब लोग कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, सब लोग पहले कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो डिनोमिनेटर। अदिति आया क्या? ये समझ में आया क्या? 2 लाख को 3/12 क्यों किए? क्योंकि वो जनवरी में इशू है। कितना है डिनोमिनेटर? कितना आया टोटल? ईपीएस कितना आया? 5 पॉइंट, अरे यार ये न्यूमरेटर में प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी देखते ना अपन, इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है। मैं इसका डिविडेंड लेस करना भूल गया, प्रेफरेंस का, वो लेस करना पड़ेगा ना, अपन ने स्टार्टिंग डे 1 पे ही तो सीखा था। तो 1 करोड़ को आप 8% से मल्टीप्लाई करो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई टैक्स का कुछ होता नहीं। कितना आया? 8 लाख माइनस 8 लाख कर दो। अब 82 लैक्स को डिवाइड करो 15,50,000 से, मैच हो रहा क्या? 5.29। सबका मैच हो गया? सबको समझ में आया कि ये सृष्टि हो गया क्या? अदिति आया? ठीक है, ये क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। वो नीचे वाला पार्ट जान दो, बोनस वाला मैं डीपी से कराऊंगा आपको। अभी एक है ना, ऊपर आ जाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको होमवर्क लिखो आप पहले। इलेवन नंबर को होमवर्क लिखो और 11 को स्टार मार्क कर दो। होमवर्क लिखो, खुद से पूरा अच्छे से करके आओ। क्या? अच्छा, प्रीवियस ईयर का भी निकाल लेते, चलो। कहाँ पे है? 20। अभी यहां तक आप पहुंच गए ना, ये तो हो गया करंट ईयर का। अब जब जब बोनस इन्वॉल्व है, अपन पिछले साल का रीस्टेट भी करते हैं, बराबर है। अभी पिछले साल का आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा, यस। पिछले साल का न्यूमरेटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, ये हो गया। अभी यहाँ देखो, नेट शेयर्स वर ट्रेडिंग एट, ये सब मतलब है कि बातों का, कि वो कितने पे ट्रेड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दी हुई चीजें है, इसको काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्दर ध्यान से देखना, फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, मतलब पिछले साल का बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना रिपोर्ट हुआ था? 62.30। मतलब अपन पिछले साल का अर्निंग कैसे निकालेंगे? 62.30 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख इक्विटी शेयर्स, तो ये पिछले साल का अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितने जीरो है? कैलकुलेटर बराबर निकालना है इसको, बराबर है, ठीक है। ये आपका पिछले साल का अर्निंग आ गया। अब अपन रीस्टेटेड कैसे निकालते हैं? इसको डिनोमिनेटर में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग शेयर्स सिर्फ बोनस ऐड कर देते, ताकि अपनी कंपेरेबिलिटी हो जाए। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने? 10 लाख थे, 10 लाख, और बोनस कितना था?
5 लाख का बोनस। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, मैच हो रहा, लिख दो। ये अपन ऑलरेडी बेसिक में सीख चुके हैं, रिस्क रेट निकालना, ये करना वो करना, हो गया। अथर्व लिख दिया क्या? ठीक है, सब लोग सॉल्व करो, फिर अपन एक क्वेश्चन लेंगे प्रेफरेंस का आखिरी। हो गया, अब है ना ये क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। वीनस लिमिटेड reported a net profit after tax, सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ, पहले बेसिक निकालो। पहले बेसिक निकालो। 80 लाख का पैड दिया हुआ है आपको, इसमें से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस करते हो बेसिक के लिए, बेसिक निकालने के लिए लेस करोगे ना। पहले बेसिक निकालो। प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना, 8 लाख है। कैसा है 8 लाख? 1 लाख प्रेफरेंस थे, इंटू 100 इंटू 8%, तो ये बेसिकली हो गया 72 लैक्स, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, 15 लाख। कितना आया, 4.8 रुपीज। ये आ गया बेसिक। सब लोग पहले बेसिक निकाल लो। आगे दीजिए बेसिक। आठ लाख में से डिविडेंड गया, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 15 लाख। 15 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, तुम्हारा आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब है ना, अभी डाइल्यूटेड ईपीएस जब अपन निकालते हैं, डीईपीएस, ठीक है,
तो डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब कि प्रेफरेंस आगे जाके इक्विटी बन जाएंगे। तो ये जो 80 लाख में से 8 लाख लेस हो रहा था वो लेस होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा की पूरा क्या रहेगा? 8 लाख रहेगा, 80 लाख रहेगा। ठीक है, बेसिक ईपीएस के लिए अपन डिविडेंड लेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन इक्विटी निकाल रहे हैं। लेकिन डीईपीएस के लिए फ्यूचर में जाके ये प्रेफरेंस कन्वर्ट होने वाला है इक्विटी में, तो इनका डिविडेंड लेस क्यों होगा? नहीं होगा। दूसरा, डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। देखो क्वेश्चन में भी लिखा है अज्यूम नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और अगर नहीं भी लिखा रहा तो कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। जैसा अपन डिवेंचर के इंटरेस्ट पे करते ना, डिवेंचर का इंटरेस्ट निकालते फिर उसको 70% से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ पे ऐसा डिविडेंड में नहीं करते, ये तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा हो रहा तो आप डिविडेंड का कोई इंपैक्ट प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं देते, क्योंकि डिविडेंड एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है। डिविडेंड को बोलते हैं इट इज जस्ट एन एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, इसको डिवाइडेड करूंगा मैं 15 लाख प्लस 3 इक्विटी शेयर जा रहे ना, 1 लाख मेरे पास प्रेफरेंस है और 3 जा रहे हैं, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। कितना आया? ये आ गया मेरा डीपीएस। सबका आया क्या? बोलना क्या हुआ भूमि? इसमें डीपीएस में देख, आपको क्वेश्चन में ये 80 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ठीक है, देखो आपका पहले होता है पैट, फिर पैट में से क्या लेस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर क्या आता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, बराबर है। 80 लाख का पैट था, प्रेफरेंस डिविडेंड 8 लाख का था, तो अर्निंग्स कितना बचा? 72 लाख बचा। यस, ये अपन ले रहे डीईपीएस के लिए। अब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या बोलता है कि फ्यूचर में जाके जब ये इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे तब ईपीएस क्या होगा वो हमें शेयर होल्डर को आज बताना है। अब जब फ्यूचर में जाके ये प्रेफरेंस वाले जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, तो ये डिविडेंड आपको देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा ना। तो आपके पास ये पूरा अवेलेबल रहेगा देने के लिए। आज आपके पास में नेट अवेलेबल है, लेकिन जब प्रेफरेंस कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास में पूरा की पूरा पैट ही अवेलेबल रहेगा देने के लिए। तो पूरे पैट को मैं लूंगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मैं पूरा टोटल शेयर्स आफ्टर कन्वर्जन लूंगा। उसमें अनुश्री 15 लाख तो ओरिजिनल शेयर्स है और 3 लाख मेरे कन्वर्टेड शेयर्स है। अभी समझ में आया? सृष्टि क्या डाउट है? समझ में आया? दीजिए डाउट। अनुश्री डाउट पक्का? बरका, दिवांशी, ऐशाम, सिर्फ हम लोग एज इट इज करते हैं डिवेंचर में, एज इट इज करते हैं। सिर्फ डिवेंचर में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट की सेविंग को नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं, क्योंकि अपने को टैक्स का कंपोनेंट उसमें जा रहा है। तो इंटरेस्ट की सेविंग को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। कोई डाउट नहीं? इसके नीचे वाला क्वेश्चन ले लो। नहीं, ये जाने दो, प्रेफरेंस का इतना एको करना है। ये वाले क्वेश्चन की फोटो खींचो। सैटर्न लिमिटेड सबने खींच लिया? इसमें मैं अभी से बता देता हूं कि इसके अंदर ना आपका मिड ईयर इशू हुआ है डिवेंचर, तो वेट्स देना मत भूलना, और वेट न्यूमरेटर में भी लगेंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है? एक ये वाला करके आना, मार्च लिमिटेड, फोटो खींचो इसका। ये दो क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन बैंक में लिखोगे इसमें रजिस्टर में, और फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये वाला मैंने करा दिया आपको, प्रेफरेंस वाला। अब मेरी आखिरी कैटेगरी बचती है, वो है ऑप्शंस वाली। वो सिंपलेस्ट है, डिविडेंड डिवेंचर भी सिंपल है। कुछ पूछ रहे थे? नहीं ना? ठीक है, ठीक है, तो वो मैं कल कराऊंगा। अभी मेरा आज टेस्ट में टाइम चला गया तो वो भी आज हो जाता था। और कल इसके रिमेनिंग कुछ जंबो क्वेश्चंस है, मतलब जिसमें इन्होंने तीनों दिए, प्रेफरेंस भी है,
डिवेंचर भी है और ऑप्शंस भी है, जो मैं कल सिखाने वाला हूँ। इतना मस्त क्वेश्चन है वो, जिस किसी को भी इंटरेस्ट आ रहा है एकदम खुद से आप उसको दिमाग लगा के कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना कंसेप्ट, वेट्स, टैक्स सेविंग सिर्फ डिवेंचर पे होती है, ठीक है। डन, कल इसको वाइंड अप करके कल हम चालू करेंगे एएस नंबर 18। अच्छा 1 मिनट बैठो भाई, 2 मिनट है, फिर अपन ब्रेक लेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। अब देखो एएस नंबर 18 अपना आखिरी एएस है इस बंच का, ठीक है। फिर अपना सिर्फ एक ही एएस बचता चैलेंजिंग वाला, वो है लीज वाला। उसके बाद में जो पोस्ट वाली बैच है और जनवरी वाली बैच है, आप लोगों के एसेट बेस्ड इंडेक्स चालू हो जाए, एसेट बेस्ड एएस चालू हो जाएंगे। वो इतने कोई टफ नहीं है, उसमें सिर्फ इंपेयरमेंट है थोड़ा बहुत जिसमें देखना है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। एएस 19 ही है जो अपने को इसके बाद करना है, वो थोड़ा सा आपको ईपीएस के लेवल पे लग सकता है। मेरे को पर्सनली देखो, सब बच्चे का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, मेरे को पर्सनली ईपीएस टफ नहीं लगता, मेरे को पर्सनली लीजेस ईपीएस से ज्यादा टफ लगता है, ठीक है। किसी किसी को लीज कंफर्टेबल लगता है, किसी किसी को ईपीएस कंफर्टेबल लगता है, अपना चॉइस है, ठीक है। रिगार्डिंग लीज देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जो मैं बोल दूंगा, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेबल नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा अब अपना टेस्ट आ रहा है 18, 20, 24, 25, सबको टेस्ट का टाइम टेबल मिल गया है। अपना अपना वीकेंड उस हिसाब से प्लान करना है। कोई भी ये मत सोचना कि कोई भी टेस्ट डेफर होगा, सब टेस्ट उसी टाइम पे उसी डेट पे लिए जाएंगे जैसा अभी तक अपन लेते आ रहे हैं। टेस्ट के टाइमिंग्स 2 रहेंगे, एक या तो अर्ली मॉर्निंग में होगा, वो हर बार नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक अपन लेंगे आखिरी क्लास के बाद में, ठीक है। बीटीए क्लास होने के बाद में उस दिन हम ट्राई करेंगे कि बीटीए क्लास दोनों ही क्लास में, पोस्ट में, प्री में, जनवरी में आधी घंटा जल्दी फिनिश करें, ठीक है। आधी घंटा डीटी क्लास से बोरो करेंगे और आधी घंटा एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइमिंग टेस्ट करेंगे, कोई भी टेस्ट ब्रेक टाइमिंग्स में नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आपको एक दिन पहले कम्युनिकेट कर दूंगा, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद में अभी 4 एएस है, चारों एएस अपन 2 दिन में कर सकते क्या? आपने टाइम टेबल देख लिया, टाइम टेबल आपको 8 दिन पहले मिल गया है ना। मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन जिन लोगों के लिए ईपीएस करना है इस लाइक 1 और 2 आवर्स का खेल, ठीक है। तो उसका टेंशन किसी को भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट के अंदर 2 एएस बड़े हैं, एक है 25 और एक है 20। तो 25 का एक क्वेश्चन जो मे 26 की एग्जाम में आएगा, वो मैं मेरे को करवाना है, मैं कल करवा दूंगा आपको क्वेश्चन, उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। आपको है ना थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एएस, ठीक है, क्योंकि आप सीए इंटरमीडिएट में आ गए। अब आप देख ही रहे हो आपके फाउंडेशन का अकाउंट्स का सब्जेक्ट इज एज गुड एज ऑल एएस पुट टुगेदर, ठीक है, क्योंकि 28-29 एएस। तो आपको समझना पड़ेगा कि अपने को अपना जो रिटेंशन का बार है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको उसके लिए ट्रिक दे रहा हूँ कि अब आपका स्ट्रेटेजी यहाँ से क्या रहना चाहिए, आप प्लीज कंपल्सरीली फॉलो करना। आपका स्ट्रेटेजी ये रहना चाहिए कि आपके जितने भी एलडीआर क्वेश्चंस है एएस नंबर 25 के, मैंने कैटेगरी के हिसाब से बांट के दिए हैं एलडीआर, सब मैंने स्टार मार्क करा है। आप प्लीज रोज के 2-2, 3-3 एलडीआर क्वेश्चन साइड में करते रहो। जिसका ग्रिप कम है वो लिख के करो, जिसको कैलकुलेटर पे आता है वो कैलकुलेटर पे करो, ठीक है। आप सारे एलडीआर क्वेश्चंस बांट लो, जितना आप टेस्ट के लिए प्लान करोगे ना, आपकी बाकी टेस्ट हर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एज है। ये आप साइड साइड में कर सकते, अरे ब्रेक का टाइम मिला आपको, लंच ब्रेक का 15-15 मिनट भी अगर तूने एज 25 को दिया तो तेरा रिवाइज हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप है ना ये चारों एज को बांटो। अभी आपका ईपीएस हो गया, ईपीएस तो फ्रेश ही है, ईपीएस के एलडीआर क्वेश्चन मार्क हो गए। ईपीएस के आपको बता दूं मैं पूरे मिला के हार्डली 5 से 6 एलडीआर है, बस उतने उतने कर लिया तो तेरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। एएस 25 की कुल मिला के 8 से 9 एलडीआर के क्वेश्चन होंगे, बस वो कर लिए तो एएस 25 भी तुम्हारा पूरा हो जाता। एएस 18 बहुत छोटू सा है, पूरा थ्योरी है, ठीक है। एएस 24 जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है वो आपने देखा ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आपको केवल मेरी नोट्स करनी है। तो मेरा क्या बोलना है कि टेस्ट के दिन पे आने के पहले पहले ना आप रोज का थोड़ा थोड़ा करके ईपीएस और 25 पे कमांड डाल लेना। जिनका भी ईपीएस पे कमांड कम है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपका सेकंड रिवीजन आप टेस्ट के लिए करोगे ना, आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप वो सारे क्वेश्चन खुद से कैलकुलेटर पे करोगे। अभी तक सब लोग जैसा मैं सिखा रहा उस तरीके से आगे बढ़ रहे, कोई भी अपना दिमाग एडिशनली नहीं लगा रहा, वो बहुत अच्छी बात है। मेरी ऐसी इच्छा है आपको जो जैसा प्रोसेस बताया गया है
आप उसी प्रोसेस से करो जो आपको हम मार्क करा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मार्किंग करो। क्योंकि इमेजिन करो कि आप सिर्फ एएस नहीं करने वाले हो, आपको 6 सब्जेक्ट करने हैं जो एज गुड एज 8 सब्जेक्ट है। डीटी आईडीटी अलग अलग सब्जेक्ट है, एफएमएसएम अलग अलग सब्जेक्ट है, ऑडिट की लर्निंग आप देख ही रहे हो। तो कोई भी चीज फॉर्मूला बेसिस पे नहीं हो सकती, इसी कारण से हम फैक्टर वाला चीज नहीं सिखाते। और आई अप्रिशिएट ऑल द फैकल्टीज इन इंडिया कि कोई फैक्टर वाला चीज सिखाता नहीं। इनफैक्ट हमको जब नमन सर ने सिखाया तभी फैक्टर वाला नहीं सिखाया। ठीक है, तो मैंने कल गौरांग को भी बोला, आज मैम को भी बोला, आप जो सिखाया गया है उसी प्रोसेस से आगे बढ़ो। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो बेटर है तो आप करो, वो आपका चॉइस है। ठीक है, अगर आपने जरा भी, मैं आपको नोट्स जिस तरीके से बना रहा हूँ, आपको मैं फोटोज देता हूँ, आपको अभी देखा होगा पिछले 5-6 ईयर से मैंने क्लास में नोट्स बनाए, बहुत सारा होमवर्क भी नहीं दिया क्योंकि आपका दूसरा भी टेस्ट है। ये नोट्स हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे 2 महीने बाद में कैसे रिवाइज करोगे ईपीएस को? आपको अपना रजिस्टर ओपन करके रिवाइज करना है। ठीक है, फास्टेस्ट वे ऑफ रिविजन, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, मेरा प्लानिंग है कि इन फ्यूचर जैसे टाइम मिले मैं जो बड़े बड़े एएस है उनके मैं रिवीजन सेशंस लूंगा। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट शायद जनवरी वाले रहेंगे, तो रिवीजन सेशंस भी आपको हम अवेलेबल करेंगे। लेकिन रिवीजन सेशंस रिवीजन के होते हैं और मैं टोटली खिलाफ हूँ वीडियोस। मेरा सिंपल सा बोलना है, ये जो रजिस्टर है यही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो इसको पढ़ोगे 2 बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट है कि हम आपका, अभी जैसे भूमि ने पूछा तो उससे मैंने ये बताया डिटेल में, तो कम से कम 2 लोग जिन्होंने नहीं समझना उनको समझ में आ गया। अदिति ने पूछा वो छोटा सा क्वेश्चन, सर वापस बताओ, ये मेरे को पूछो, इससे मेरा हेल्प होता आपसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड जाता, किसी को यहाँ पे जो डिस्गाइज वे में किसी का देख के कर रहा है उसको भी समझ में आए, पूछने में कतराना नहीं। ठीक है, किसी 2 का भी बचा है तो मैं रुक रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये आज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नटशेल में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एएस, अगर आप सोच रहे हो कि चारों एएस की प्रैक्टिस आप वो 2 दिन में कर लोगे तो पक्का होने वाली नहीं है। आपको सामने वीकेंड आ रहा, एएस 25 और एएस 20, मीका, दिव्या, आप लोग खुद से वापस कर लो सारे एलडीआर, आपका कमांड आ जाएगा एकदम पक्का। ठीक है ना, चलो नाउ विल मीट 9:20 फॉर ऑडिट।